हेलो फ्रेंड्स, चैनल पे आपका स्वागत है जहाँ पर हम हर एक फैक्ट ज़रूरी डिटेल के साथ बताते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बटन दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। अगर कोई आपसे पक्षी की बीट पर चर्चा करने के लिए कहे तो आपका रिएक्शन क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा आप बात को हंसकर टाल देंगे, लेकिन क्या आप मान सकते हैं कि किसी पक्षी की बीट 3 देशों में लड़ाई करा सकती है? इतना ही नहीं, उन तीनों देशों का भूगोल और भविष्य हमेशा के लिए बदल कर रख सकती है। आज हम ऐसे ही एक युद्ध के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। एक बार जर्मन भूगोल शास्त्री और प्रकृति शास्त्री एलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट 1799 में साउथ अमेरिका के किनारे पर अपने जहाज में पहुंचा। जहाज समुद्र किनारे से एक समांतर दूरी रखकर चल रहा था। तब पेरू के किनारे पर जब एलेक्जेंडर हेम्बोल्ट ने दूरबीन से देखा कि वहां किनारे पर बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और उन सब पहाड़ियों पर हजारों समुद्री पक्षियां बैठे हुए थे। अपने नाविकों को हेम्बोल्ट ने आदेश दिया कि जहाज को किनारे की तरफ मोड़ दे। किनारे पर पहुंचकर हेम्बोल्ट को पता चला कि जिस पहाड़ियों को उसने दूरबीन से देखा था वो असल में किसी मिट्टी या पत्थरों से नहीं बल्कि पक्षियों की बीट से बने हुए थे। मानो जैसे उसको बीट का खजाना मिल गया हो। वहां पर कुछ मजदूर उस बीट के खदान पर काम कर रहे थे और वह सब बीट को खोदकर बड़े से थैले में भरकर उसको ले जा रहे थे। एलेक्जेंडर हेम्बोल्ट ने अपने अभ्यास में पाया कि पेरू के समंदर किनारे बहुत सारी मछलियां जमा होती थी, तो इसी कारण की वजह से जलकाक पक्षी उसका शिकार करने के लिए वहां पर आते रहते थे। ज्यादा शिकार मतलब किनारे पर ज्यादा बीट। शिकार आसानी से मिल रहा था, इसलिए वहां पर जलकाक की संख्या हजारों तक पहुंच चुकी थी। मानो जैसे जलकाक का वहां पर मेला लगा हो। ये बीट चक्र लगातार कई दशकों और सदियों तक चला आ रहा था और इसीलिए जब एलेक्जेंडर हेम्बोल्ट ने पेरू के समंदर किनारे पहुंचा तब वहां पर उसको सूखे बीट के कई सारे पहाड़ देखने को मिले। और ये पहाड़ सिर्फ पेरू के किनारों पर ही नहीं बल्कि बोलीविया देश के किनारों पर भी थे, जो कि पेरू का पड़ोसी देश था। बहुत जल्द ये सब सूखे हुए बीट के पहाड़ 3 देशों के युद्ध का कारण बनने वाले थे और ये 3 देश थे पेरू, बोलीविया और चिली। और ये 3 देशों के बीच के लड़ाई का कारण भी लगभग उसी समय शुरू हुआ जब एलेक्जेंडर हेम्बोल्ट 1799 से 1801 तक जब दक्षिण अमेरिका में था। असल में पेरू, बोलीविया और चिली समेत ज्यादातर दक्षिणी अमेरिकी देशों पर स्पेन का राज था और इसी समय के आसपास उन देशों में आजादी के लिए जंग लड़ी जा रही थी। 15 साल तक तो स्पेन ने अपनी सिपाहियों की जानमाल की नुकसानी बर्दाश्त की, लेकिन बाद में अपनी हार मानकर स्पेन ने चिली को 1818 में, पेरू को 1821 में और बोलीविया को 1825 में आजादी दे दी। आजादी मिलने के बाद इन देशों के पास खेतीबाड़ी ही एक मुख्य उद्योग था जिससे लोगों को रोजगारी मिलती थी और साथ ही उससे देश की खाली पड़ी तिजोरियां भी भरी जा सकती थी। इंडस्ट्रियल युग सिर्फ यूरोप और अमेरिका तक सीमित था, लेकिन इसी इंडस्ट्रियल युग ने यूरोप और अमेरिका की जमीन जिस पर खेतीबाड़ी होती थी उसकी उपजाऊ क्षमता को भारी नुकसान पहुंचाया था। उन सब जमीन को वापस उपजाऊ बनाने के लिए खाद की जरूरत थी जिससे वहां पर और ज्यादा उपज हो। ध्यान रहे कि उस समय खाद किसी फैक्ट्री में नहीं बनती थी जैसे कि आज बनती है। सहारा सिर्फ कुदरती खाद का ही था। और तब पेरू और बोलीविया के किनारे पर बने उस बीट के पहाड़ों को याद किया गया जो उन देशों को बहुत ही जल्द अमीर बनाने वाली थी, क्योंकि जलकाक के बीट में 12% नाइट्रोजन, 10% तक फॉस्फेरिक एसिड और 3% तक पोटेशियम होता है और ये सब खेतीबाड़ी के लिए बेहद जरूरी है, खासकर नाइट्रोजन। तब 1841 से पेरू ने अकेले ही अगले 40 साल तक 1 करोड़ मेट्रिक टन जितनी बीट का निकास करके $75 करोड़ से ज्यादा का फायदा कमा लिया था। अगर आज की कीमत के हिसाब से देखा जाए तो ये रकम 6100 करोड़ से ज्यादा की बनती है। उन बीट से सॉल्ट पीटर भी मिलता था जिससे विस्फोटक बनाया जाता है। तब पेरू की आजादी के 43 साल बाद 1864 में स्पेन ने पेरू को धमकाना शुरू किया। स्पेन ने कहा कि आजादी की लड़ाई में 24 स्पेनिश सिपाही मरे थे, उसकी नुकसानी के एवज में पेरू को पैसे चुकाने पड़ेंगे। स्पेन का यह बयान पेरू को परेशान करने के लिए एक बहाना था। असल में स्पेन पेरू के बीट के खजाने पर अपना कब्जा करना चाहता था। तब इस बीच चिली ने भी पेरू पर हमला करने का प्लान बना लिया था। इसके पीछे का कारण यह था कि चिली भी पेरू से बीट आयात करता था जिस पर उसे बहुत भारी टैक्स चुकाना पड़ता था। अगर चिली के हाथ वो बीट का खजाना लग जाए तो वो बहुत ज्यादा फायदा कमा सकता था। पेरू की सेना बहुत छोटी थी,
इसलिए पेरू ने बोलीविया की सेना की मदद मांगी। बोलीविया तैयार हो गया, लेकिन चिली की बड़ी और ताकतवर सेना के सामने दोनों ही देश युद्ध हार गए। यह युद्ध 1879 में शुरू हुआ था और खत्म 1884 में हुआ। यह युद्ध 5 साल चला था। तब इस लड़ाई में पेरू और बोलीविया ने अपने 25,000 से ज्यादा सिपाही खो दिए थे, तो दूसरी तरफ अकेले ही लड़ रहे चिली ने भी अपने 3,000 सिपाही खो दिए थे। और इस युद्ध की नुकसानी की भरपाई के बदले चिली ने बोलीविया का पूरा तटीय इलाका और साथ ही पेरू का दक्षिणी किनारा अपने नाम कर लिया। कभी अपने समुद्र किनारे से व्यापार करने वाला बोलीविया आज एक लैंडलॉक्ड देश है, मतलब कि उसका अपना कोई किनारा नहीं है जैसा कि पहले था। तो अब उसे अपने समुद्र से होने वाले व्यापार के लिए चिली पर निर्भर रहना पड़ता है, और जिसके लिए चिली टैक्स भी लेता है। पेरू और बोलीविया को मिली कुदरती भेंट अब दोनों ही देशों के लिए इतिहास बन गई है। आज भी हजारों जलकाक पक्षी चिली की तिजोरियां भरने के लिए लगातार अपना शोध कार्य चला रही है। आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आप आगे भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बटन दबा दें, ताकि हमारी हर इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अभी के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।